हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमेरिका ने खुलकर भारत का कर दिया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलने का समर्थन। दोस्तों बताएंगे सबसे बड़ी और अहम जानकारी। अब क्या करेगा चाइना, कौन सा तिकड़म लगाएगा, तो वही बताएंगे। जिन्ना भी हमारे राष्ट्रपिता दोस्तों बांग्लादेश में 50 साल में पहली बार ऐसा सुनने को मिला है। ऐसा पाकिस्तान के संस्थापक की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम हुआ है दोस्तों, जमकर तारीफ की गई है जिन्ना की बांग्लादेश में। तो वही आपको बताएंगे जल्द बांग्लादेश वापस लौटूंगी। दोस्तों शेख हसीना के इस बयान के बाद मच गया हड़कंप। बताएंगे देश वापसी के लिए हसीना का क्या है प्लान दोस्तों। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद इतने भारतीय रूसी सेना से हुए मुक्त दोस्तों जल्द से जल्द आएंगे भारत। तो वहीं इधर सीजेआई के घर गणेश पूजा में फंसा रहा विपक्ष, तो उधर मोदी के दो दूतों ने कर दिया बहुत बड़ा कमाल, बहुत बड़ा खेला। खत्म हो जाएगी दुनिया भर की क्या टेंशन। बताएंगे दोस्तों सारी जानकारियां विस्तार से एक एक करके बताएंगे। बस आप हमेशा की तरह वीडियो के अंत तक आराम से बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले निरंतर भारत देश का विकास होते हुए देखना चाहते हैं, विकसित बनते हुए देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पर अमेरिका ने भारत का किया समर्थन। भारत को स्थायी सदस्य बनाने का कर दिया है दोस्तों समर्थन। अब क्या करेगा चाइना, बता दें अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में उस बहुप्रतीक्षित सुधार प्रस्ताव को पेश कर दिया है जिसका भारत लंबे समय से मांग करता रहा है। बता दें कि अमेरिका ने इस नए सुधार प्रस्ताव भारत को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन कर दिया। इसके साथ ही जापान और जर्मनी को भी सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता देने के दीर्घकालीन समर्थन को दोहराया है। अमेरिका ने यह प्रस्ताव ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय कार्यक्रमों के लिए वैश्विक नेताओं के न्यूयॉर्क में इकट्ठा होने से कुछ ही दिन पहले पेश किया है। अमेरिका द्वारा भारत को स्थायी सदस्य बनाने जाने का समर्थन करने के बाद चीन निश्चित रूप से बेचैन होगा। बता दें कि चीन किसी भी कीमत पर भारत को अस्थायी सदस्य बनने में आरंभ से रोड़ा लगाता आ रहा है। G4 में ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान शामिल है। चारों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की परमानेंट मेंबर के लिए एक दूसरे के दावों का समर्थन करते हैं। थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और हम परिषद में उसके शामिल होने का वास्तव में दृढ़ता से समर्थन करते हैं। मुझे लगता है कि भारत को सदस्यता देने से इनकार करने का कोई आधार नहीं है, लेकिन ऐसे लोग होंगे जो विभिन्न कारणों से विभिन्न देशों का विरोध करेंगे। हम आगे होने वाली बातचीत के दौरान इस पर भी बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिका ने जिस प्रकार से भारत का नाम लेकर के यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप हासिल करने की बात कही है दोस्तों, चाइना को बहुत बड़ी मिर्ची लगने वाली है। अब देखना ये होगा कि क्या बयान दर्ज करता है चाइना इस मुद्दे पर। इसीलिए दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो पहले से सब्सक्राइब उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं आपको बता दें नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में 50 साल में पहली बार पाकिस्तान के संस्थापक की पुण्यतिथि पर हुआ कार्यक्रम। बांग्लादेश ने कहा जिन्ना हमारे भी राष्ट्रपिता दोस्तों, जिन्ना की जमकर की गई है तारीफ। बता दे बांग्लादेश में अगस्त में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार कई बदलाव देखे जा रहे हैं। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से हटने और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनने के बाद भारत विरोध और पाकिस्तान प्रेम दिखाने वाले कार्यक्रम अचानक बढ़ गए हैं। इसी कड़ी में अब बांग्लादेश में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम हुआ है। साल 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र देश बनने के बाद ये पहली बार है जब बांग्लादेश में जिन्ना को याद करते हुए इस तरह का बड़ा आयोजन हुआ है। ढाका के नेशनल प्रेस क्लब में 11 सितंबर को जिन्ना की 76वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में जमकर उनकी प्रशंसा की गई। यहाँ तक कि कुछ वक्ताओं ने तो जिन्ना को पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश का भी राष्ट्रपिता घोषित करने की मांग कर दी। बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जाता है दोस्तों। इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के बांग्लादेश में डिप्टी हाई कमिश्नर कामरान धनगल और मोहम्मद यूनुस सरकार से जुड़े कई लोग भी शामिल हुए। धनगल ने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश के लोग जिन्ना की आजादी के वक्त निभाई गई शानदार भूमिका को समझेंगे और मानेंगे कि वह पूर्वी पाकिस्तान के निर्माता और बांग्लादेश के अग्रदूत थे। जी हाँ दोस्तों, शेख हसीना के सरकार हटने के बाद तख्ता पलट होने के बाद अब बांग्लादेश भारत से कटता और पाकिस्तान चाइना से जुड़ता नजर आ रहा है, जो कि भारत के लिए बड़ा ही खतरनाक साबित होने वाला है दोस्तों। इसी बीच आपको बता दें बहुत बड़ी खबर, बांग्लादेश जल्द लौटूंगी। जी हाँ, शेख हसीना की लीक कॉल से मच गया हड़कंप। देश वापसी के लिए पूर्व पीएम ने बताया अपना प्लान। बता दें कोटा विरोधी आंदोलन के बाद बांग्लादेश छोड़कर भागने वाली पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना देश में वापसी कर सकती हैं। शेख हसीना की हाल ही में लीक हुई एक 10 मिनट की कथित फोन कॉल के बाद इसको लेकर अटकलें तेज हो गई है। बांग्लादेश में कई सप्ताह तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद बीती 5 अगस्त को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वो ढाका से भागकर भारत आ गई थी। वर्तमान में वो नई दिल्ली में अज्ञात स्थान पर रह रही है। हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन किया गया है, जिसमें नोबेल पुरस्कार
पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को मुख्य सलाहकार बनाया गया है। अब एक लीक कॉल में शेख हसीना ने जल्द बांग्लादेश वापसी की बात कही है। हालांकि लीक हुई फोन कॉल की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बांग्लादेश मीडिया आउटलेट ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार ये बातचीत कथित तौर पर शेख हसीना और तनवीर नाम के एक व्यक्ति के बीच हुई है। तनवीर को अमेरिका में अवामी लीग पार्टी का नेता बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार लीक कॉल में तनवीर ने शेख हसीना को बताया कि अवामी लीग के नेता बांग्लादेश में किस तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कानूनी केस के चलते कई नेता अपने निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं देश के बहुत करीब हूं, मैं बहुत दूर नहीं हूं, मैं जल्दी वापस लौटने के काफी करीब हूं। यानी कि दोस्तों इस बयान के बाद वाकई में बांग्लादेश में विपक्षियों के तो हालत खराब हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना भी कहीं ना कहीं डर के माहौल में आ चुका है कि उनका मंसूबा पूरा नहीं हो पाएगा अगर शेख हसीना बांग्लादेश वापस लौट आई तो। वहीं बता दें, भारत के कहने पर रोके चीन के जहाज। जी हां, श्रीलंका पर भड़का ड्रैगन, धमकी को देते हुए कहा कि हम आपकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहते। जी हां, श्रीलंका ने चीन के जासूसी जहाजों को अपने बंदरगाहों पर आने से रोक लगा रखी है। चीन को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। चीन के एक शीर्ष राजनयिक ने कहा है कि चीन श्रीलंकाई जल क्षेत्र में अनुसंधान जहाजों पर रोक लगाने से नाखुश है। तो वहीं भारत पर परोक्ष रूप से तंज कसते हुए कहा गया है कि कुछ देश इसे अपने कूटनीतिक जीत मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल चीन के कथित रिसर्च जहाजों को लेकर हमेशा चिंता जताई जाती रही है। भारत कहता रहा है कि रिसर्च के नाम पर ये जहाज जासूसी करते हैं और ऐसी जानकारियां इकट्ठा करते हैं जो चीन को युद्ध में मदद करेंगी। दोस्तों, डेली मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक कोलंबो पोर्ट सिटी में प्रदर्शनी केंद्र में पत्रकारों से बातचीत के दौरान चीनी दूतावास के उप प्रमुख यान वेई झू ने श्रीलंका पर दबाव बनाने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि चीन में सोशल मीडिया पर लोगों की ओर से इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि श्रीलंका एक मित्रवत देश क्यों है जब उसने एक कदम उठाया है। उन्होंने परोक्ष रूप से कहा कि श्रीलंका ने भारत के इशारे पर चीनी जहाजों को रोका है। झू ने कहा कि तीसरे पक्ष के इशारे पर उठाए गए कदम को कुछ देश एक कूटनीतिक जीत मानते हैं। तो वहीं बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद रूसी सेना में फंसे 45 भारतीय हुए मुक्त, 50 और लोग जल्द आएंगे वहां से वापस। दोस्तों, रूसी सेना में फंसे 45 भारतीयों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद मुक्त कर दिया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि 45 भारतीयों को रूसी सेना से कार्य मुक्त किया जा चुका है और जल्द ही लगभग 50 अन्य लोगों को भी स्वदेश वापस लाने के प्रयास जारी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को दी जानकारी में कहा कि 45 भारतीयों में से 35 को जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के समक्ष मुद्दा उठाए जाने के बाद कार्य मुक्त किया गया है। रूसी सेना में भर्ती भारतीयों का मुद्दा भारत रशिया संबंधों में एक गतिरोध के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई में अपनी रूस यात्रा के दौरान मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी वार्ता के दौरान रूसी सेना में कार्यरत भारतीय नागरिकों को शीघ्र कार्य मुक्त करने के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया था। इसके बाद रशिया के राष्ट्रपति ने अपने सेनाधिकारियों को आदेश देकर इस कार्य को जल्द पूरा करने के लिए कहा था। दोस्तों, भारतीय नौजवानों को कबूतरबाजों ने रशिया में अच्छी नौकरी का ऑफर देकर वहां ले गए थे। इसके बाद उन्हें रूसी सेना में भर्ती करा दिया जहां वो यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहे थे। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी के हस्तक्षेप के बाद वाकई में रूस की तरफ से एक्शन लिया गया। दोस्तों, ऐसे में दिखाता है कि भारत वाकई में आज पावरफुल कंट्री बन चुका है। तो वहीं बता दें, ये खबर थी अपने देश के नागरिकों को छुड़वाने की, लेकिन दोस्तों अब जो हम आपको खबर बताने वाले हैं वो कुछ ऐसा है कि दूसरे देशों की युद्ध तक शांत करवा सकता है अपना भारत। सीजेआई के घर गणेश पूजा में फंसा रहा पूरा का पूरा विपक्ष मोदी को घेरने में लगा रहा, लेकिन दूसरी तरफ मोदी के 2 दूतों ने कर दिया सबसे बड़ा खेला। खत्म हो जाएगी क्या दुनिया भर की टेंशन। बता दे, प्रधानमंत्री मोदी बीते दिनों सीजेआई चंद्रचूड़ के बुलावे पर गणेश पूजा में पहुंचे थे। सीजेआई चंद्रचूड़ के घर से जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीरें आई, विपक्ष हाय तौबा करने लगा, सीना पीटने लगा। कई विपक्षी नेताओं ने इस पर हैरानी जताई और सवाल खड़े किए। उद्धव वाली शिवसेना ने तो उस मामलों से सीजेआई के अलग होने की मांग कर दी। कपिल सिब्बल से लेकर सुप्रिया सूले तक ने सीजेआई के घर गणेश पूजा में प्रधानमंत्री मोदी के घर जाने पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम पर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर रहा। इधर विपक्ष सीजेआई के घर गणेश पूजा में फंसा रहा तो उधर मोदी जी के 2 दूतों ने कमाल कर दिया। दोस्तों, यहाँ बात भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल जी की हो रही है। दोस्तों, दरअसल भारत में जब प्रधानमंत्री मोदी के सीजेआई के घर जाने पर विपक्ष उलझा था, तब मोदी के 2 अहम दूत दुनिया भर में टेंशन खत्म कराने की कवायद में जुटे थे। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने जहां सऊदी अरबिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में भारत की डिप्लोमेसी का लोहा मनवा रहे थे, तो वहीं मोदी के संकट मोचक NSA अजित डोभाल रशिया में यूक्रेन जंग खत्म कराने की कोशिशों को रंग दे रहे थे। अजित डोभाल प्रधानमंत्री मोदी का संदेश लेकर मॉस्को गए थे। उन्होंने ब्रिक्स NSA सम्मेलन के इतर पुतिन से 1-to-1 मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी का संदेश सुनाया। पुतिन ने भी अपने आमने सामने बिठाकर सारे बातें सुनी। जी हाँ, तो उधर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर भी जयशंकर जी ने जानकारी दी। जयशंकर के मुताबिक LAC पर भारत और चीन का तनाव अब कम हो रहा है। उन्होंने माना कि गलवान हिंसा की वजह से भारत
भारत और चीन के संबंध प्रभावित हुए हैं। कोई भी सीमा पर हिंसा के बाद ये नहीं कह सकता कि बाकी संबंध इससे अछूते हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि समस्या का समाधान ढूंढने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। हमने कुछ प्रगति की है। सैनिकों की वापसी संबंधित करीब 75% समस्याओं का हल निकाल लिया गया है। यानी चीनी सैनिक एलएसी से पीछे हट चुके हैं और इसी तरह जयशंकर ने दुनिया को भारत के स्टैंड से अवगत कराया है। दोस्तों, ऐसे में भारत के लिए इतनी मदद करने वाले इन पीएम मोदी के दोनों दूतों को आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे? दोस्तों, क्या होगी इन पर आपकी राय बताना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, पुलिस ट्रेनिंग के नाम पर चीन जुटा रहा कई देशों के 3000 सुरक्षा कर्मी। भारत का पड़ोसी देश चीन अगले साल 3000 विदेशी लॉ एनफोर्समेंट अधिकारियों को ट्रेनिंग देने जा रहा है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में अग्रणी सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर अपनी स्थिति को मजबूत करना है। इसका ऐलान चीन के मंत्री वांग शियाओहोंग ने खुले मंच से किया है। चीन का यह महत्वाकांक्षी प्रोग्राम राष्ट्रपति शी जिनपिंग की उस वैश्विक सुरक्षा पहल का हिस्सा है जिसे 2022 में शुरू किया गया था। यह घोषणा चीन के हालिया प्रयासों के बाद की गई है, जिसके तहत पिछले साल विभिन्न देशों के 2700 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कई देशों और क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें मलेशिया, म्यांमार, पाकिस्तान और इंटरपोल सहित 122 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कानून प्रवर्तन एजेंसियां की भागीदारी है। तो वहीं आपको बता दें, लगातार दूसरे दिन VLSRSAM यानी SRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री ने नौसेना और DRDO को दी बधाई। दोस्तों, ओडिशा में लगातार दूसरे दिन वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय नौसेना ने ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज यानी ITR से VLSRSAM मिसाइल का लगातार दूसरी बार सफल परीक्षण किया। वर्टिकल लॉन्चर से दागी गई मिसाइल की मदद से तेज गति वाले हवाई लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा गया। DRDO के मुताबिक परीक्षण के दौरान हथियार प्रणाली VL ने सफलतापूर्वक लक्ष्य को ट्रैक किया और सटीक निशाना साधा। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने VLSRSAM के लगातार सफल उड़ान परीक्षणों के लिए DRDO, भारतीय नौसेना और संबंधित टीमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों से लैस ये मिसाइल सशस्त्र बलों को और अधिक तकनीकी बढ़ावा देगी। वहीं आपको बता दें, रूस और जापान में 5 साल बाद तनातनी। 2019 के बाद पहली बार विवादित क्षेत्र में पहुंचे पुतिन के जेट। टोक्यो हुआ अलर्ट। बता दें, जापान और रशिया के बीच आसमान में तनातनी देखने को मिली है। ये तब हुआ जब रूसी जेट ने जापान के हवाई क्षेत्र के पास उड़ान भरी। इसके बाद टोक्यो ने भी अपने लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया। जापान के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया है कि गुरुवार सुबह से दोपहर तक रूसी Tu-142 विमान ने उनके देश और दक्षिण कोरिया के बीच समुद्र से दक्षिणी ओकिनावा क्षेत्र में उड़ान भरी है। रूसी जेट अपनी उड़ान के बाद होक्काइडो के उत्तरी द्वीप की तरफ चले गए। ये बीते 5 साल में पहली बार है जब रूसी जेट द्वीप समूह के आसपास उड़ान भरते देखे गए हैं। ऐसे में जापान भी इससे तुरंत ही हरकत में आ गया। तो वहीं बता दें, पुलिस व BSF को मिली बड़ी कामयाबी। बॉर्डर के पास करोड़ों की हेरोइन सहित आईफोन्स बरामद। दोस्तों, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब एक बार फिर बॉर्डर पर करोड़ों की हेरोइन बरामद हुई है। जिले के अंतर्गत भारत पाकिस्तान सीमा के पास BSF और पुलिस ने संयुक्त अभियान में एक ड्रोन, एक आईफोन और 6 किलो हेरोइन बरामद किया। इस संबंध में खालड़ा थाने की पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार शाम करीब 5 बजे सीमा क्षेत्र में BSF और खालड़ा थाना पुलिस द्वारा चलाए जा रहे संयुक्त सर्च अभियान के दौरान एक तैयार किया गया ड्रोन और उसके साथ बंधा हुआ पैकेट बरामद किया गया। ये ड्रोन और पैकेट सीमावर्ती गांव गिलप्पन के खेतों से बरामद किया गया है। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान पर अमेरिका का सबसे बड़ा एक्शन। इस प्रोजेक्ट पर लगाया प्रतिबंध। शहबाज शरीफ सरकार को बड़ा झटका। दोस्तों, अमेरिका का विदेश विभाग ने पाकिस्तान के खिलाफ गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ उनका सख्त रवैया बरकरार है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट से मिलने वाली चीनी मदद पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिन चीनी संस्थाओं को बैन किया गया है उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम की आपूर्ति में शामिल है। फिलहाल अमेरिका के इस फैसले पर पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट और प्रौद्योगिकी के प्रसार में शामिल होने चीन की 5 कंपनियों और एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की है। दोस्तों, वहीं बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने को उत्सुक हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। क्वाड की बैठक में होगी मुलाकात। बता दें, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि वो 21 सितंबर को विलमिंगटन में होने वाले क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने क्वाड भागीदारों के साथ बैठक करने के लिए उत्सुक हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री हिंद प्रशांत के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों और क्वाड के सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करने के लिए क्वाड नेताओं, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो के साथ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि क्वाड हिंद प्रशांत में व्यवहारिक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध 4 देशों की एक राजनयिक साझेदारी है, जिसमें हम उस तरह के क्षेत्र का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें हम
हम रहना चाहते हैं, यानी एक खुला, स्थिर और समृद्ध इंडो पैसिफिक जहां संप्रभुता का सम्मान किया जाता हो और प्रतिस्पर्धा को जिम्मेदारी के साथ पूरा किया जाता हो। वहीं आपको बता दें, हिमाचल से बड़ी खबर, भारी प्रदर्शन के बीच मंडी में मस्जिद की 2 अवैध फ्लोर तोड़ने के आदेश मिला, 30 दिन का वक्त। दोस्तों, शिमला के बाद मंडी में मस्जिद पर मच गया घमासान, सड़क पर उतरे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता। बता दें, हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई मस्जिद को ढाने की मांग को लेकर भारी प्रदर्शन के बीच नगर निगम कमिश्नर की कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। 2 मंजिला अवैध मस्जिद को तोड़ने का आदेश दिया गया है। नगर निगम कमिश्नर HS राणा की कोर्ट ने इसके लिए 1 महीने यानी 30 दिन का वक्त दिया है। इससे पहले मंडी प्रशासन ने ऐलान किया था कि मंडी अवैध मस्जिद को सील किया गया, मगर प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। मंडी नगर निगम के आयुक्त HS राणा ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई हमने 3 महीने में पूरी की है। सुनवाई के दौरान हमने पाया है कि मस्जिद में अवैध निर्माण किया गया है, क्योंकि जो निर्माण किया गया था उसकी मंजूरी नहीं ली गई थी, कोई नक्शा पास नहीं कराया गया था, इसीलिए हमने 30 दिन के अंदर अवैध निर्माण को गिरने का आदेश दिया है। मस्जिद को उसके पुराने स्वरूप में लाना होगा। अगर मस्जिद कमेटी ने खुद अवैध निर्माण नहीं गिराया तो इस निर्माण को नगर निगम गिराएगा। 30 दिन के अंदर मस्जिद कमेटी ऊपरी अदालत में भी अपील कर सकती है। जी हाँ, तो वहीं बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राघव चड्ढा ने किया स्वागत, कहा केजरीवाल एक नाम नहीं बल्कि ईमानदार राजनीति का ब्रांड है। दोस्तों, बेल मिलते ही ईमानदारी की राजनीति करने लगे आम आदमी पार्टी के नेता। बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए उन्हें ईमानदार राजनीति का प्रतीक बताया, जिन्हें अपनी बढ़ती लोकप्रियता के कारण जेल जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल आगामी हरियाणा चुनाव में पार्टी के अभियान का नेतृत्व करेंगे। तो वहीं भाजपा नेता गौरव भाटिया ने जमानत आदेश पर जश्न मनाने के लिए आम आदमी पार्टी की आलोचना की और कहा कि केजरीवाल को बरी नहीं किया गया है। गौरव भाटिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को कभी किसी अदालत से राहत नहीं मिली और न ही कोई आरोप खारिज किया गया, उन्हें बरी किया गया है। बरी होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मुकदमा जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी को जवाब देना होगा कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस रखती है। भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल एक दिन झुकेंगे और लोग उनसे इस्तीफा ले लेंगे। दोस्तों, अब इस पर आपकी क्या राय होने वाली है, कमेंट में अपनी टिप्पणी करना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें कि ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहने के बाद शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।